ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स है दो तरह का, स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में भी बता रहे हैं कि ऐसा इलेक्ट्रोलाइट जो कंप्लीटली अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाता हो। कंप्लीटली डिसोसिएट होने का क्या मतलब है, उसको यहाँ पर इक्वेशन से बताया गया है। पहला इक्वेशन में लिया गया है NaCl, दूसरा इक्वेशन में लिया गया है CaCl2। NaCl को वाटर में डिसॉल्व किए तो ये ब्रेक करता है Na प्लस और Cl माइनस। यहाँ लिखा है इनिशियली। अब ये इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट है, इसको अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा। इनिशियली का मतलब होता है कि ऐसा टाइम जिसमें अभी NaCl का ब्रेकिंग शुरू नहीं हुआ है, यानी कि इनिशियल टाइम, इनिशियल मोमेंट ऐसा मोमेंट है रिएक्शन के लिए, इक्वेशन के लिए, जिस टाइम पर रिएक्शन शुरू नहीं हुआ है। यहाँ पर रिएक्शन से मतलब है डिसोसिएशन से, ब्रेकिंग ऑफ NaCl से। तो इनिशियली जब NaCl लिया गया है 1 मोल, तो इस समय ये जो NaCl है अपने आयंस Na प्लस में और Cl माइनस में अभी इसका ब्रेकिंग शुरू नहीं हुआ है। और जब NaCl ब्रेक नहीं हो रहा है तो Na प्लस भी नहीं मिलेगा, इसलिए लिखा है 0 मोल। Cl माइनस भी नहीं मिलेगा, इसीलिए लिखा है 0 मोल। अब फाइनली मतलब क्या हुआ कि NaCl पानी में लेकर अब छोड़ दिए, उसको डाल करके डिसॉल्व करा करके। मतलब अब धीरे धीरे समय बीत रहा है और NaCl Na प्लस Cl माइनस में डिसोसिएट कर रहा है। तो फाइनली क्या हो जाता है कि जितना मोल NaCl लिए थे वो सब बदल जाता है 0 मोल में। यानी कि NaCl का इस फॉर्म में, NaCl के फॉर्म में अब उसका कोई भी अमाउंट बचता नहीं है और इसीलिए यह हो गया 0 मोल। और NaCl ब्रेक किया है Na प्लस Cl माइनस में, तो देखिए यहाँ पर जो इसका बैलेंस्ड इक्वेशन है, जिसमें जिसको स्टोइकियोमेट्री कहते हैं, तो इस बैलेंस इक्वेशन में 1 Na प्लस 1 Cl माइनस है फ्रॉम 1 NaCl। तो जब ये 1 मोल NaCl पूरा ब्रेक कर गया तो Na प्लस भी मिल गया 1 मोल, Cl माइनस भी मिल गया 1 मोल। उसी तरह से CaCl2 है, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, वाटर में डिसॉल्व किए हैं, ब्रेक कर गया है Ca2 प्लस में और 2 Cl माइनस में, यानी कि 1 CaCl2 से 1 Ca2 प्लस लेकिन 2 Cl माइनस मिलता है। फिर उसी तरह से यहाँ लिखा है इनिशियली। इनिशियली का फिर यही मतलब हुआ कि अभी CaCl2 का डिसोसिएशन या इसका ब्रेकिंग अभी शुरू नहीं हुआ। तो शुरू नहीं हुआ तो Ca2 प्लस और Cl माइनस भी नहीं बनेगा। और फिर कुछ देर के बाद छोड़ देते हैं तो धीरे धीरे उसका डिसोसिएशन होने लगता है। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो ये क्या होता है, कंप्लीटली डिसोसिएट कर जाता है। मतलब जितना मोल CaCl2 लिए थे वो सब ब्रेक कर गया। जब सब ब्रेक कर गया तो बचा इधर लेफ्ट हैंड साइड में 0 मोल और राइट हैंड साइड में हो गया कैल्शियम आयन का 1 मोल और क्लोराइड आयन का 2 मोल। ये जो लेफ्ट हैंड साइड में है NaCl या CaCl2, इसको कहते हैं अनडिसोसिएटेड, इसको कहते हैं अनडिसोसिएटेड सॉल्यूट। और जो राइट साइड में हो गया है इसको कहा जाता है डिसोसिएटेड सॉल्यूट। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या होता है कि अनडिसोसिएटेड सॉल्यूट कन्वर्ट हो जाता है डिसोसिएटेड सॉल्यूट में, और सिर्फ ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में होते रहता है, इसीलिए इसका अमाउंट फाइनली ये हो जाता है 0। अनडिसोसिएटेड जो भी है वो फाइनली देखिए 0 क्यों हो रहा है, क्योंकि ये सब का सब लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की ओर कन्वर्ट हो रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि NaCl CaCl2
Na, Br, Na, I, HCl, HNO3, H2SO4, ये सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है जो कंप्लीटली डिसोसिएट कर जाता है। और इसीलिए हम लोग आई का वैल्यू क्या करते हैं, लिया गया है 1 मोल और मिल गया फाइनली कितना 2 मोल, तो 2/1 करके आई का वैल्यू निकाल लेते हैं कि 2 हो गया। और यहाँ पर 1 मोल लिए थे और फाइनली हम लोगों के पास है इधर तो 0 लेकिन इधर 1 मोल एंड 2 मोल, तो हो गया 3 मोल। तो इसके लिए आई का वैल्यू कर देते हैं 3/1, तो ये हो जाता है 3। तो इस तरह से हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए आई का वैल्यू उसके फॉर्मूला को देखकर, उसके इक्वेशन को देखकर निकाल लेते हैं। लेकिन यही काम अब हम लोगों को करना है किसके लिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, और इसी में इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है, तो ऐसा इलेक्ट्रोलाइट which do not completely dissociate in water. They do not completely dissociate in water, that is they partially dissociate. Partially मतलब आंशिक, पूरे, not 100%। और जब ऐसा होता है कि पार्शियली डिसोसिएट होता है तो सॉल्यूशन में हम लोगों के पास दोनों तरह का सॉल्यूट मिलता है, एक अनडिसोसिएटेड सॉल्यूट और दूसरी तरफ रहता है डिसोसिएटेड सॉल्यूट। ये सब एक साथ सॉल्यूशन में एग्जिस्ट करता है। जबकि अभी हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए क्या देख रहे थे कि अनडिसोसिएटेड सॉल्यूट 0 हो जाता है और सारा का सारा बच जाता है डिसोसिएटेड सॉल्यूट्स। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में दोनों तरह का सॉल्यूट सॉल्यूशन में एक साथ एग्जिस्ट करता है, और इसीलिए कहते हैं कि इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाता है, इक्विलिब्रियम बन जाता है। किसके किसके बीच में बन जाता है, तो बिटवीन अनडिसोसिएटेड एंड डिसोसिएटेड सॉल्यूट्स या इलेक्ट्रोलाइट। एग्जाम्पल, जितना भी वीक एसिड्स है, जितना भी वीक बेस है, these all are वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक एसिड में आप HF कह सकते हैं, HNO2 कह सकते हैं, H2SO3 हो सकता है। वीक एसिड में एसिटिक एसिड हो सकता है, बेंजोइक एसिड हो सकता है, कोई भी ऑर्गेनिक एसिड हो सकता है। वीक बेस में NH4OH हो सकता है जो बहुत ही वीक बेस है। इसी तरह से वीक बेस में एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड हो सकता है, कॉपर जिंक का हाइड्रोक्साइड, ये सब वीक बेस का एग्जाम्पल है। वीक बेस है जो कि वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। इसके अलावा कुछ सॉल्ट्स भी है जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, यानी कि जो पार्शियली डिसोसिएट करता है, जैसे AgCl, जैसे PbSO4, जैसे PbCl2, जैसे BaSO4, इस तरह का। अब इसका इक्वेशन लिखते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग लेते हैं एक वीक एसिड HF, और इधर लिखें, इसको वाटर में डिसॉल्व कर दिया गया है, एक्वस है। इलेक्ट्रोलाइट है तो ब्रेक तो करेगा ही, और एसिड है तो H+ में ब्रेक कर जाएगा और साथ में दे देगा F-। इस तरह से ये ब्रेक कर गया। तो पहले की तरह ही समझिए कि इनिशियली इसका मान लीजिए ले लिया गया है 1 मोल/लीटर। 1 m का मतलब हो गया 1 मोल इन 1 लीटर ऑफ वाटर, और इनिशियली है। इनिशियली का मतलब हुआ कि अभी HF का ब्रेकिंग शुरू नहीं हुआ है। तो ब्रेकिंग शुरू नहीं हुआ है तो H+ आयन 0 होगा और F- आयन भी 0 होगा।
इसके बाद फाइनली की जगह यहाँ पर कहते हैं, फाइनली की जगह कहते हैं एट इक्विलिब्रियम। ऐसा इसलिए कहते हैं कि फाइनली इसमें इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाता है। किसमें किसमें? तो एच एफ में और H प्लस एंड F माइनस में। एच एफ में और H प्लस एंड F माइनस में इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाता है। मतलब एच एफ जितना H प्लस F माइनस में टूटता है, H प्लस F माइनस उतना ही अमाउंट में आपस में जुड़ करके वापस HF बना देता है। तो HF कुछ तो ब्रेक किया है H प्लस F माइनस में, शुरू में तो नहीं किया, तो 0 0 लिख दिए। इक्विलिब्रियम तक पहुंचते पहुंचते मान लीजिए HF का अल्फा मोल बाहर डिसोसिएट कर गया। ऐसा लिख मान लें कि लेट अल्फा मोल ऑफ HF डिसोसिएट एट इक्विलिब्रियम। आप एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते थे, इसको हम अल्फा मान लिए हैं। तो देखो फिर से सुनो ध्यान से, 1 मोल लिए थे HF का, 1 मोल में से अल्फा मोल टूट गया, 1 मोल में से अल्फा मोल ब्रेक कर गया, तो जो बचा वो कितना अमाउंट बचा? तो आप कहिएगा 1 माइनस अल्फा, इतना मोल HF का बचा रह गया एट इक्विलिब्रियम। तो अब HF का 1 मोल में से पूरा का पूरा 1 मोल नहीं ब्रेक किया है, 1 मोल में से सिर्फ अल्फा मोल ब्रेक किया है, सिर्फ अल्फा मोल। अब जरा इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, ये इक्वेशन बता रहा है कि HF का, यहाँ पर देखो 1 है ना लिखा हुआ, लिखते नहीं है लेकिन समझते तो है कि 1 है, यानी कि 1 मोल HF है। अगर ये पूरा टूट जाता 1 मोल, तो 1 मोल H प्लस बनता और 1 मोल F माइनस बनता। अगर ये पूरा का पूरा 1 मोल टूटता तब। अगर इसी तरह से 1 मोल से 1 मोल बन रहा है, यानी कि जितना HF टूटता है उतना ही H प्लस बनता है, जितना HF टूटता है उतना ही H प्लस बनता है। HF कितना टूट रहा है? अल्फा, तो बनेगा कितना? अल्फा। और F माइनस भी कितना बन रहा है? 1 और 1 बराबर है, जितना H प्लस उतना ही F माइनस, तो ये भी बन जाएगा अल्फा। अब आगे डिस्कशन करते हैं कि जब HF एक वीक इलेक्ट्रोलाइट को वाटर में डिसॉल्व किए, ब्रेक कर गया H प्लस F माइनस में, जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हुआ, तो सॉल्यूशन में अब क्या क्या है? इक्विलिब्रियम ये सब कहाँ पर है? ये पूरा का पूरा लिया हुआ है किसी बीकर में, यानी कि ये सब एक साथ है। तो अब सॉल्यूशन में हम लोगों के पास HF भी है, H प्लस भी है और F माइनस भी है, सब एक साथ सॉल्यूशन में है। HF कितना है? तो 1 माइनस अल्फा मोल है। H प्लस कितना है? अल्फा मोल। और F माइनस कितना है? तो ये भी है अल्फा मोल। तो हम लोग HF वास्तव में लिए थे कितना? तो लिए थे 1 मोल पर लीटर। उसी को अब यहाँ पर लिख दिए कि नंबर ऑफ मोल ऑफ HF टेकन, ये था 1 मोल। जब इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो गया, तो अब सिर्फ HF नहीं है सॉल्यूशन में, HF तो है ही, उसके साथ H प्लस और F माइनस भी पार्टिकल्स के रूप में है। तो अब नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन, HF के डिसोसिएशन के बाद कितना सॉल्यूट का मोल्स सॉल्यूशन में आ गया? तो 3 तरह का पार्टिकल है, HF, H प्लस, F माइनस। HF का कितना मोल? 1 माइनस अल्फा, तो सबको जोड़ दिए 1 माइनस अल्फा। H प्लस अल्फा है, F माइनस भी अल्फा मोल है, तो इसमें ऐड कर दिए HF, H प्लस और F माइनस के मोल्स को। HF का मोल है 1 माइनस अल्फा, H प्लस है अल्फा और F माइनस भी है अल्फा। ऐड कीजिएगा तो आ जाएगा 1 प्लस अल्फा। मतलब हम लोग लिए थे कितना मोल? 1 मोल लिए थे, अब ये बढ़कर हो गया 1 प्लस अल्फा मोल, जो है
आफ्टर डिसोसिएशन। तो आई जो वैन टॉप फैक्टर होता है, इसके बारे में जानते हैं ना कि I is equal to number of moles of solute after dissociation divided by number of moles of solute before dissociation। बिफोर डिसोसिएशन को ही कहते हैं टेकन, कितना लिया गया था, तो लिया गया था 1 मोल, और आफ्टर डिसोसिएशन हो गया है 1 प्लस अल्फा, तो हो गया 1 प्लस अल्फा डिवाइडेड बाई 1, तो आई का वैल्यू आ गया 1 प्लस अल्फा। वही यहाँ पर लिख दिया गया है कि आई इक्वल टू 1 प्लस अल्फा। अब इस अल्फा को एक खास नाम दिया जाता है इक्विलिब्रियम में। दिस अल्फा इज कॉल्ड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इसको नोट कीजिए, अल्फा को कहते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इसका मतलब ये होता है कि इट इज नंबर ऑफ मोल डिसोसिएटेड फ्रॉम 1 मोल ऑफ सॉल्यूट। 1 मोल सॉल्यूट से कितना मोल डिसोसिएट किया है, दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और उसको डिनोट करते हैं अल्फा से। फॉर एग्जाम्पल, अगर लिखा हुआ है अल्फा इक्वल टू 0.25, तो इसका मतलब हम लोगों को समझना है कि 0.25 मोल ऑफ सॉल्यूट is dissociated from 1 mole of सॉल्यूट। अब ये सॉल्यूट एसिड बेस सॉल्ट कुछ भी हो, तो अल्फा का वैल्यू अगर हम लोगों को मालूम है कि अल्फा इज 0.25, तो इसका मतलब हम लोगों को समझना है, या हम लोग समझते हैं कि सॉल्यूट के या इलेक्ट्रोलाइट के 1 मोल में से सिर्फ 0.25 मोल डिसोसिएट कर गया है। तो 0.25 डिसोसिएट किया, तो अनडिसोसिएटेड कितना रहा, तो लिया गया था 1 मोल, उसमें से डिसोसिएट हो गया 0.25 मोल, तो बच गया अनडिसोसिएटेड 0.75। तो जैसे यहाँ पर अल्फा कहा गया 0.25, तो आप समझ गए कि 1 मोल में से 0.25 मोल डिसोसिएट हुआ है। उसी तरह से अगर कह दिया जाता कि 1 मोल सॉल्यूट है और इसमें से 0.75 मोल डिसोसिएट हो गया, 1 मोल में से कितना डिसोसिएट हुआ, 0.75 मोल, तो कहेंगे भाई कि 1 में इतना डिसोसिएट हुआ है, और 1 मोल में जितना डिसोसिएट होता है उसी को अल्फा कहते हैं, तो अल्फा का वैल्यू मिल गया 0.75। अब आप इस अल्फा को परसेंटेज में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये 1 मोल में इतना है, तो परसेंटेज में एक्सप्रेस कीजिएगा, तो इसको 100 से गुना करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 100 इंटू अल्फा, दैट इज 100 इंटू 0.75, 75%। मतलब ये हुआ कि अगर ध्यान से सुनो, अल्फा का वैल्यू 0.75 है, तो परसेंटेज डिसोसिएशन 75% हो जाएगा। अगर अल्फा का वैल्यू 0.25 है, तो परसेंटेज डिसोसिएशन 25% हो जाएगा, क्योंकि परसेंटेज के लिए इसमें 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। कैसे, फॉर्मूला से हम लोग आई निकाल लिए, तो देख लिए भाई NaCl है और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो इससे 1 मोल Na प्लस 1 मोल Cl माइनस मिल गया, तो आई का वैल्यू कह दिए 2/1 हो गया। CaCl2 है, ये भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, 1 मोल Ca2 प्लस 2 मोल Cl माइनस मिल गया, तो आई का वैल्यू 3/1 हो गया। लेकिन ये किसके लिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए,
अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो हम लोगों को अल्फा पता करना पड़ता है, फाइंड अल्फा, या इफ अल्फा इज गिवन तो फाइंड आई। कैसे? तो आई इक्वल टू 1 प्लस अल्फा। तो देखो अल्फा दिया हुआ है तो उसको यहाँ रख करके 1 प्लस अल्फा करके आई निकाल लेंगे, और इस आई के वैल्यू को यहाँ पुट करके और न्यूमेरिकल बना लेंगे। और अगर अल्फा नहीं दिया हुआ है तो हम लोगों को आई का वैल्यू निकालना होगा, और आई के वैल्यू के हेल्प से फिर अल्फा के वैल्यू को निकाला जाता है। यानी कि ये जो इक्वेशन है ये जो आया है किसके लिए आया है? तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए आया है। इसमें आई और अल्फा के बीच में रिलेशन है। आई मालूम होगा तो अल्फा निकाल लेंगे, अल्फा मालूम होगा तो आई निकाल लेंगे।